हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, हम मई की मैगज़ीन कर रहे थे। इसमें हम ऑलरेडी पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशंस को कवर कर चुके हैं और कल हमने इकोनॉमी के एक टॉपिक को भी कवर कर लिया था। तो आज हम अपना कंटिन्यू करते हैं गाइस। इकोनॉमी के जो सेक्शन होता है उसमें हर एक न्यूज़ काफ़ी थोड़ी लंबी होती है, तो इसको थोड़ा कवर करने में टाइम लगता है। तो गाइस, आप बने रहिए और डरिए मत। कोई भी चीज़ हार्ड नहीं है जब तक आप उसे छोड़ते नहीं हो। जिस दिन आप उस चीज़ को छोड़ दोगे तब वो चीज़ हार्ड बन जाती है। चलो न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। स्टेटस पेपर ऑन गवर्नमेंट डेब्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी रिलीज़ किया है 9th एडिशन ऑफ द स्टेटस पेपर ऑन द गवर्नमेंट डेब्ट। गवर्नमेंट डेब्ट का क्या स्टेटस है उस पर एक पेपर रिलीज़ किया किसने? सेंट्रल गवर्नमेंट ने, विच प्रोवाइड्स अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द ओवरऑल डेब्ट पोजीशन ऑफ द गवर्नमेंट। जी, ओवरऑल डेब्ट पोजीशन बताए कि गवर्नमेंट का क्या पोजीशन है। देखो, सेंट्रल जो गवर्नमेंट का डेब्ट होता है ना, वो दो तरह का होता है। एक पब्लिक डेब्ट होता है और एक अदर लायबिलिटीज़ होती हैं। ठीक है, लायबिलिटीज़ का मतलब क्या होता है? जो गवर्नमेंट ने टेम्परेरी ले रखी हैं लेकिन उसको एक ना एक दिन तो देना ही है, जैसे पब्लिक का है। ठीक है, जैसे पब्लिक डेब्ट में क्या होता है? जो भी स्टेट प्रोविडेंट फंड्स, रिजर्व फंड्स, डिपॉजिट्स, अदर अकाउंट। अब आप लोग हो, हम लोग अपना पैसा अकाउंट में जमा कराते हैं, बैंक के अकाउंट में। ठीक है, तो वो एक तरह का गवर्नमेंट क्या है, उसको एज अ पब्लिक डेब्ट यूज़ करती है। ठीक है, लेकिन क्योंकि उसको हम जब भी मांगे गवर्नमेंट को हमें देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए उसको लायबिलिटी बोलते हैं। ऑल द लायबिलिटीज़ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टेड अगेंस्ट द कंसोलिडेटिव फंड, वो पब्लिक डेब्ट में आता है। पब्लिक डेब्ट दो तरह का होता है, एक इंटरनल डेब्ट होता है, एक एक्सटर्नल डेब्ट होता है। एक्सटर्नल डेब्ट आर्टिकल 292 कवर करता है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्री के आउटसाइड किसी और कंट्री से बोरो करती है। इंटरनल डेब्ट में भी दो तरह के डेब्ट होते हैं, मार्केटेबल डेब्ट, नॉन मार्केटेबल डेब्ट। इसमें क्या होती हैं? गवर्नमेंट की डेटेड सिक्योरिटीज़ होती हैं और ट्रेजरी बिल्स होते हैं। सी गाइस, ट्रेजरी बिल्स वो होते हैं जब गवर्नमेंट बोरो करती है फॉर लेस देन 1 ईयर। लेस देन 1 ईयर के को ट्रेजरी बिल बोलते हैं, और अगर बोरो कर रही है 1 साल से ज़्यादा के टाइम पे तो वो डेटेड सिक्योरिटीज़ बोलती हैं। नॉन मार्केटेबल डेब्ट में क्या होता है? इसके अंदर इंटरमीडिएट ट्रेजरी बिल्स होते हैं जो कि हम स्टेट गवर्नमेंट को इशू करते हैं, किसी यूनियन टेरिटरी को इशू करते हैं, ऑफ पुडुचेरी एंड सेलेक्ट सेंट्रल बैंक्स, कुछ सेलेक्टेड सेंट्रल बैंक्स को। स्पेशल सिक्योरिटीज इशूड अगेंस्ट स्मॉल सेविंग, स्पेशल सिक्योरिटी इशू टू पब्लिक सेक्टर बैंक, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक, सिक्योरिटीज इशू टू इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड कंपनसेशन एंड अदर बॉन्ड्स। अब आप देख लेते हैं न्यूज़ में क्या है। न्यूज़ में ये बताया है, इन्होंने एनालाइज किया है किस किस पे? डेब्ट टू जीडीपी रेशियो का, इंटरेस्ट पेमेंट टू रेवेन्यू रिसिप्ट्स, शेयर ऑफ शॉर्ट टर्म डेब्ट, एक्सटर्नल डेब्ट, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स इन टोटल डेब्ट। इन सब का क्या किया है? एनालाइज किया। अभी क्या क्या होता है इन सबको हम डिस्कस करेंगे। इसमें क्या है, हम एक डेब्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी बनाएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि हम डेब्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी बनाएंगे जो गाइड करेगी बोरिंग प्लान ऑफ गवर्नमेंट को। ऑब्जेक्टिव क्या है जो हम ये बनाएंगे डेब्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी की? हम इंश्योर करेंगे कि जो गवर्नमेंट जो फाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट है और जो पेमेंट ऑब्लिगेशंस है वो लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट पे हम मेट कर सकें। ठीक है, रिसेंट ट्रेंड्स की है 2017 और 18 और 2018 टू 19 का अगर दिमाग देखें, पब्लिक डेब्ट डिक्रीज़ हुआ है जो कि अच्छी बात है। इंटरनल डेब्ट भी डिक्रीज़ हुआ है, मार्केटेबल डेब्ट भी डिक्रीज़ हुआ है, नॉन मार्केटेबल डेब्ट वो इंक्रीज़ हुआ है थोड़ा सा, एक्सटर्नल डेब्ट भी डिक्रीज़ हुआ है, अदर लायबिलिटीज़ भी डिक्रीज़ हुई हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो लायबिलिटीज़ है वो भी डिक्रीज़ हुई हैं, जनरल गवर्नमेंट डेब्ट भी डिक्रीज़ हुआ है। अब आप पहले ये देख लेते हैं, कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ लेते हैं। डेब्ट टू जीडीपी रेशियो क्या है? जो जीडीपी क्या होती है हमारी इंडिया की जीडीपी का मतलब क्या होता है? 3 सेक्टर्स ऑफ अपने प्रोडक्शन होते हैं, एक प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। इन तीनों का जो फाइनल आउटकम होता है उन सब का टोटल होता है। ठीक है, जो भी इंडिया की टेरिटरी में हुआ, ठीक है, जो भी इंडिया की टेरिटरी में हुआ उसे हम क्या बोलते हैं? जीडीपी। अब पब्लिक का डेब्ट क्या है, उसके जीडीपी के रेशियो क्या है, उसे हम डेब्ट टू जीडीपी रेशियो बोलते हैं। रोल ओवर रिस्क क्या है? सपोज़ करो आपने लोन लिया हुआ है लेकिन अब आप उसको रीफाइनेंस नहीं कर पा रहे, जब डेब्ट को आप रीफाइनेंस करते हो तो वो जो रिस्क उसके साथ एसोसिएट होता है उसे हम रोल ओवर रिस्क बोलते हैं। करेंसी और फॉरेन एक्सचेंज रिस्क क्या होता है? इसका ये सिंपली शो करती है कि जो आपकी डोमेस्टिक करेंसी है वो कितनी डेप्रिशिएट हो रही है। ठीक है, अब आप देख रहे हो कभी हमारा डॉलर के मुकाबले रुपया क्या गिरता जा रहा है, तो इससे क्या है, हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क है, करेंसी एक्सचेंज रिस्क है, वो हमारा बढ़ रहा है। ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट टू रेवेन्यू रिसीप्ट। अब आपकी कमाई तो सपोज़ करो 100 रुपये है और उस पर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, समझ लो मतलब कि ऊपर आप 20 रुपये आपके इंटरेस्ट पेमेंट में चले जा रहे हैं, तो इसे बोलते हैं इंटरेस्ट पेमेंट टू रेवेन्यू रिसीप्ट। फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स,
कुछ बॉन्ड्स ऐसे इशू होते हैं जो कि वेरिएबल इंटरेस्ट रेट होता है। जैसे आप कुछ लोन लेते हो तो आपको कभी कभी कहते हैं कि हाँ यार 6% आपका फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट है कि इतना ही आपको इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है, वो होता है फिक्स। फ्लोटिंग क्या है, डिपेंड करता है मार्केट की फ्लक्चुएशन पे। इन्फ्लेशन है तो फिर वो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो जाएगा, अगर डिफ्लेशन है तो कम हो जाएगा। तो जो फ्लोटिंग कूपन रेट पे इशू होता है वो फ्लोटिंग रेट बोलते हैं। ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग लोन्स ओवर द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड द नॉन डेप्ट कैपिटल की। गाइस ये सब हम इकोनॉमी में पढ़ेंगे आगे जाके, आपको तब वहाँ से बताऊँगी। शॉर्ट टर्म डेप्ट क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का वो डेप्ट जो उसने 12 महीने मतलब 1 साल से कम के समय में ले रखा है। इसके अंदर 14 दिन का इंटरमीडिएट ट्रेजरी बिल्स भी इंक्लूड होता है। ट्रेजरी बिल्स नॉर्मल डेटेड सिक्योरिटी मैच्योरिंग, अगर कोई डेटेड सिक्योरिटी 1 साल में मैच्योर हो रही है तो वो भी इंक्लूड होएगा। कुछ एक्सटर्नल डेप्ट जो कि जिसकी मैच्योरिटी 1 साल से कम की है। शॉर्ट टर्म डेप्ट मेनली जिसका 1 साल से कम का मैच्योरिटी पीरियड हो किसी भी लोन का। ट्रेजरी बिल क्या होता है, विच हैव द गवर्नमेंट इन मैनेजिंग इन शॉर्ट टर्म कैश फ्लो। ये भी लेस देन 1 ईयर के लिए लेते हैं, लेकिन ये क्यों लेते हैं गवर्नमेंट, ताकि जो शॉर्ट टर्म उसके पास कैश का मिसमैच है उसको मैनेज करने के लिए ट्रेजरी बिल। 14 डे इंटरमीडिएट ट्रेजरी बिल, ये मेनली नॉन मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ये हम स्टेट गवर्नमेंट को इशू करते हैं ताकि जो उनका शॉर्ट टर्म जो मिसमैच है कैश का उसको हम वो कर सकें, मैनेज कर सकें। ये फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे होता है। अब ये आपको समझ में आ गई सारी टर्म्स। अब गवर्नमेंट टर्म को हम कैसे मैनेज करेंगे, लाइक अगर गवर्नमेंट डेब्ट बढ़ता रहा तो हमें क्या क्या इफ़ेक्ट होगा, जो भी इन्वेस्टर है उसका कॉन्फिडेंस इफेक्ट होगा। लाइक एक जो इन्वेस्टर आपकी इंडिया में कंपनी में अगर इन्वेस्ट कर रहा है वो कुछ प्रॉफिट चाहता है तभी इन्वेस्ट करेगा, लेकिन उसको लग रहा है कि यार यहाँ तो कुछ नहीं होने वाला तो वो इन्वेस्ट नहीं करेगा, ठीक है। अगर हायर डेप्ट बर्डन रहेगा तो उस डिफ़ॉल्ट होने का रिस्क भी ज़्यादा रहेगा, जिस वजह से जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ हैं वो हमारी कंपनीज़ को क्या कर देंगी, डाउनग्रेड कर देंगी। इस वजह से जो हमारा FDI या FII आता है इंडिया में वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ये फिजिकल कैपेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट पे भी इम्पैक्ट करेगी। अगर हमारी बोरिंग इंक्रीज़ हो जाएगी तो गवर्नमेंट का जितना भी कमाई आ रही है, जितना भी टैक्स रेवेन्यू आ रहा है वो सारा का सारा क्या इंटरेस्ट को पेमेंट करने में ही रह जाएगा, ठीक है। क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्या होएगा, हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ कम हो जाएगी, कैपिटल ग्रोथ नहीं हो पाएगी और एम्प्लॉयमेंट का लॉस होएगा। कमर्शियल बैंक्स में क्या होएगा, जब गवर्नमेंट ज़्यादा बोरो करेगी तो ये फोर्स करेगी पब्लिक सेक्टर बैंकों की वो परचेज़ करे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की ज़्यादा, जिस वजह से जो प्राइवेट सेक्टर पे कैपिटल अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी और इससे बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी पे क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। इन्फ्लेक्शनरी प्रेशर, अगर ज़्यादा उधार हो गया तो गवर्नमेंट क्या करेगी, मनी प्रिंट करेगी। अब मनी प्रिंट करेगी तो क्या आ जाएगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा। इन्फ्लेशन कब आता है, जब ज़्यादा मार्केट में मनी का ज़्यादा फ्लो हो। अब मनी ज़्यादा प्रिंट करेगी तो इन्फ्लेशन आ जाएगा, जिस वजह से जो रियल इंटरेस्ट रेट है वो रिड्यूस हो जाएंगे। अब डेप्रिसिएशन हो जाएगा, हमारी डोमेस्टिक करेंसी का डेप्रिसिएशन हो जाएगा, जिस वजह से फॉरेन सिक्योरिटीज़ हैं वो भी एक्सचेंज रेट हमारा रिस्क जाएगा। हायर टैक्सेस होंगे फ्यूचर में, अगर हमारा डेप्ट टू GDP रेशो बढ़ता ही गया तो गवर्नमेंट को क्या करने के लिए टैक्स बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है, जिस वजह से ठीक है मतलब टैक्स बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है। वल्नरेबिलिटी टू वोलेटाइल इंटरनेशनल कैपिटल, अगर हमारा ज़्यादा एक्सटर्नल डेप्ट हो गया, लाइक अगर हमने बाहर की कंट्री से ज़्यादा डेप्ट ले लिया तो हमारी इकोनॉमी क्या हो जाएगी, कैपिटल फ्लाइट। कैपिटल फ्लाइट का मतलब पैसे का एकदम से कंट्री से बाहर चले जाना है, क्योंकि ऑफकोर्स अगर जितना डेप्ट लोगे तो आपको इंटरेस्ट पे करने में ही सारा पैसा लगा जाएगा, तो आपकी जितनी कमाएगी सारी की सारी तो क्या है, कंट्री से बाहर जा रही है इंटरेस्ट पे करने में। तो समझ में आया क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या अप्रोच रखी है कि ताकि हम डेप्ट मैनेज मतलब डेप्ट को मैनेज कर सकें। सबसे पहले इन्होंने क्या करा है, गवर्नमेंट ने डिसाइड करा एक स्टैट्यूटरी पब्लिक डेप्ट मैनेजमेंट एजेंसी खोलेगी जो इंडिया के एक्सटर्नल और डोमेस्टिक जो डेप्ट है वो एक ही रूफ के अंदर ले आएगी, ठीक है। पहला स्टेप इन्होंने 2016 में लिया था जब इन्होंने एक पब्लिक डेप्ट मैनेजमेंट सेल खोला था, जो कि एक एडवाइजरी बॉडी है जो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के अंडर काम करती है, वो भी सारा क्या करता है, डेप्ट को मैनेज करती है, ठीक है। दूसरा, गवर्नमेंट मीडियम टर्म डेप्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, ये कुछ स्टेप्स लेगी 3 बोर्ड पिलर से। मेनली लो कॉस्ट ऑफ बोरिंग, ये चाहेगी जो भी बंदा डेप्ट ले रहा है एलोंगेट मैच्योरिटी, वो क्या करेगी, मैच्योरिटी प्रोफाइल को एलोंगेट करेगी। रेशनलाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑन स्मॉल सेविंग स्कीम्स, एडवाइस करेगी डिवीज़न ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर कि वो एक्सटर्नल लोन जो भी है उन पे क्या करे, निगोशिएट करे, ठीक है। रिस्क को मिटिगेशन करेंगे, हम कुछ करेंगे सेटिंग बेंचमार्क फॉर सर्टेन इंडिकेटर्स, कुछ इंडिकेटर्स के लिए हम बेंचमार्क सेट करेंगे।
जैसे शॉर्ट टर्म डेप्ट या एक्सटर्नल डेप्ट के लिए, ठीक है। मार्केट को डेवलप करेंगे, ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करेंगे, रेगुलर इन्वेस्टर के इंटरेक्शन और कंसल्टेशन को कंडक्ट करेंगे, कुछ वैरायटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स को इशू करेंगे जिससे हम जो इन्वेस्टर्स हैं उनको हेल्प कर सकें। हम क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे डोमेस्टिक इन्वेस्टर को एंड कैलिब्रेट करेंगे ओपनिंग ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मार्केट टू फॉरेन इन्वेस्टर, कि फ़ॉरेन इन्वेस्टर को सपोर्ट करेंगे कि आओ तुम इन्वेस्ट करो, ठीक है। फिलहाल इंडिया की परफॉर्मेंस क्या डेप्ट की सस्टेनेबिलिटी पे हम देख लेते हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का देखेंगे, फिर बाद में स्टेट गवर्नमेंट का डेप्ट हम डिस्कस करेंगे। जो डेप्ट टू जीडीपी रेशियो सेंट्रल गवर्नमेंट की डिक्लाइन हुई है, जो कि अच्छी बात है, ठीक है। जो पहले 2011-12 में 47.5% थी, 45.7%। ग्रॉस फिस्कल डिस्क भी हमारा डिक्लाइन हुआ है। शेयर ऑफ शॉर्ट टर्म डेप्ट भी हमारा स्टेबल है। गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया है कि वो मैच्योरिटी को बढ़ाएगी, एलोंगेट करेगी, ताकि रोल ओवर रिस्क ना हो। और रोल ओवर रिस्क मैंने आपको क्या बताया कि रीफाइनेंस, जब वो हमने लोन लिया हुआ है, अब मुझे उसको रीफाइनेंस करने में दिक्कत हो रही है, तो वो होता है रोल ओवर रिस्क। अगर आपको टाइम ज़्यादा मिल जाएगा, एक तो मैंने बोला कि यार 5 साल में आपको मेरा लोन चुका करना है, और एक मैंने बोल दिया आपको यार 10 साल में लोन चुका करना है, तो आप 10 साल में ईजिली कर भी पाओगे और बैंक को भी लॉस नहीं होएगा, ठीक है। तो ये है कि हम मैच्योरिटी एलोंगेट कर देंगे। मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट डेप्ट अभी फिक्स इंटरेस्ट रेट पे है। एक्सटर्नल डेप्ट हमारा लो ही है, ठीक है, जिससे हमें करेंसी का इतना रिस्क नहीं है। और जो इंटरेस्ट रेट टू रेवेन्यू रिसीप्ट है रेशो, वो हमारा जो 2018-19 में बढ़ा है, ठीक है। मतलब कि हमने इसका मतलब बाहर से कर्जा ज़्यादा लिया हुआ है, ठीक है, या तो डोमेस्टिक लिया हुआ है। अगर एक्सटर्नल जैसे लिखा है कि एक्सटर्नल डेप्ट तो कम है, ठीक है, तो इसका मतलब हमने कर्जा ज़्यादा लिया हुआ है, जो हमें इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ रहा है, ठीक है, वो हमारा बढ़ा है। जो पहले 35.6% था, अब 37.5% है। अब स्टेट गवर्नमेंट डेप्ट का हालात देख लेते हैं। इसमें जो डेप्ट टू जीडीपी रेशियो स्टेट्स की वो डिक्रीज़ हुई है, चलो अच्छी बात है। स्टेट गवर्नमेंट की जो लायबिलिटीज़ हैं वो अभी भी डबल डिजिट ग्रोथ पे है, विद द एक्सेप्शन ऑफ, मतलब जब से ये डिकेड शुरू हुआ है ना, सिर्फ एक ये साल और एक इस साल को छोड़ दो, बाकी हमेशा डबल डिजिट ग्रोथ है। जो पब्लिक डेप्ट है वो शेयर इंक्रीज़ हुआ है विद इन द ओवरऑल, मतलब कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके पास पब्लिक का डेप्ट ज़्यादा है, ठीक है। दैट इज़ 19.1% ऑफ जीडीपी। आप देख रहे हो जीडीपी का 20% करीबन इनके पास है। पब्लिक डेप्ट में जो शेयर ऑफ मार्केट बोरिंग्स वो इंक्रीज़ हुई है, मतलब मार्केट से ज़्यादा उधार ले रखा है, जबकि जो बोरिंग्स है नेशनल स्मार्ट सेविंग्स वन वो अभी डिक्लाइन में ही है। लोन्स फ्रॉम द सेंटर वो डिक्रीज़ हो रहे हैं, जो सेंटर से स्टेट्स जो होती हैं, जो सेंटर से लोन ले रही है वो अभी कम ले रही है, मतलब पर इनकी जो मार्केट बोरिंग्स हैं वो बढ़ रही हैं, ठीक है गाइस। आई होप सो आपको ये टॉपिक समझ में आया। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इसी में देखो 12 मिनट लग गए। अब मैं अगर नेक्स्ट टॉपिक अगर लगेगा तो आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत बड़ा हो गया, ठीक है। सरफेसी एक्ट पढ़ लेते हैं। अभी 5 जज सुप्रीम कोर्ट के 5 जज बेंच ने बोला है कि जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो भी सरफेसी एक्ट का यूज़ कर सकते हैं अगर उन्होंने अपने डेब्ट्स को रिकवर करना हो डिफ़ॉल्टर से, और वो उनकी प्रॉपर्टी जो डिफ़ॉल्टर हैं उनकी प्रॉपर्टी को सीज भी कर सकते हैं और उनके एसेट्स को सेल कर सकते हैं ताकि अपने जो पैसे हैं उन्हें रिकवर कर सकें। सरफेसी एक्ट की डेफिनेशन देख लो, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं? कोऑपरेटिव बैंक्स कस्टमर ओन फाइनेंशियल एंटिटीज होते हैं विच प्रोवाइड, ये रेगुलर बैंकिंग भी प्रोवाइड करते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। ये रजिस्टर्ड अंडर किसके? स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड होते हैं। ये आरबीआई के सुपरविजन में भी होते हैं, और ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और बैंकिंग लॉज कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1950 इन दोनों के अंडर काम करते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दी है वो उन्होंने ये एड्रेस किया है जो हाई कोर्ट ने पहले कन्फ्लिक्टिंग डिसीजंस जो दिए थे उनको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट दिए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो भी डेप्ट रिकवरी प्रोसीजर है कोऑपरेटिव बैंक्स का, वो जो रजिस्टर्ड हुआ है स्टेट स्पेसिफिक एक्ट्स में, उसमें पार्लियामेंट की कॉम्पिटेंस है। सरफेसी एक्ट दोनों पे अप्लाइड है, कैन बी अप्लाइड टू दिस कोऑपरेटिव बैंक्स एंड क्वेश्चन द वैलिडिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन 2003 विच हैड बोर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी विद इन द परमेंट ऑफ, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2003 में एक नोटिफाई किया था जिससे जो भी कोऑपरेटिव बैंक्स थे वो सरफेसी एक्ट के परव्यू में आ गए थे, ठीक है। जब हमने 2013 में सरफेसी एक्ट को अमेंड किया था उसमें हमने मल्टी स्टेट जो कोऑपरेटिव बैंक थे उसको भी बैंक की डेफिनेशन में ले लिया था। जो पेटिशनर्स हैं वो क्वेश्चन कर सकते हैं कि क्या कोऑपरेटिव बैंक्स यूनियन लिस्ट के अंदर फॉलो हो रहे हैं या स्टेट लिस्ट के अंदर हो रहे हैं। क्लैरिटी वाज नीडेड अबाउट वेदर द डेफिनेशन ऑफ बैंकिंग कंपनी इन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कवर ऑल कोऑपरेटिव बैंक। क्लैरिटी क्या है कि जो बैंकिंग कंपनी जो वर्ल्ड है डेफिनेशन है वो क्या इस एक्ट के अंडर कवर कोऑपरेटिव बैंक्स को सबको कवर कर रहा है या नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने बोला है
कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो रिकवरी ऑफ लोन को मतलब कि प्रोसीजर को प्रोवाइड करे हर कोऑपरेटिव बैंक को अंडर सारफेसी एक्ट, क्योंकि रिकवरी ऑफ ड्यूज़ एक असेंशियल फंक्शन है किसी भी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन का। जो भी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं जो रजिस्टर्ड अंडर स्टेट लॉज हैं वो सारे के सारे एंट्री 15 ऑफ यूनियन लिस्ट के एम्बिटिन में आते हैं। जो कोऑपरेटिव बैंक इन्वॉल्व हैं बैंकिंग में वो कवर्ड होते हैं बैंकिंग कंपनी में फॉर द पर्पस ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ठीक है, जजमेंट ने होल्ड किया सिग्निफिकेंस ऑफ कोऑपरेटिव बैंक कि इससे क्या होएगा कि हम अपनी रिकवरी कर सकते हैं बैड लोन्स की अंडर द प्रोविज़न ऑफ सारफेसी एक्ट। अब कुछ देख लेते हैं सिक्योरिटी क्या होती है। सिक्योरिटी वही होती है जो आप लोन लेने वक्त कुछ ना कुछ सिक्योरिटी रखते हो जिसकी कुछ मनी वैल्यू हो, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है। इक्विटी सिक्योरिटी क्या होता है, आपका शेयर। सपोज़ करो आपकी कंपनी है, ठीक है, आपने कुछ लोन लिया, आपका उस कंपनी में अगर आप पार्टनरशिप में आपका कुछ शेयर होगा तो आपने उस शेयर को सिक्योरिटी के रूप में रख दिया। कल को अगर आप लोन नहीं दे सकते तो जो आपके शेयर हैं वो बैंक के शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे। डेब्ट सिक्योरिटी क्या है, वो मनी जो बोरोड है और उसको रीपे करना ही पड़ेगा विच टर्म्स दैट स्टिपुलेट द साइज ऑफ लोन, इंटरेस्टेड एंड मैच्योरिटी और रिन्यूअल डेट। सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्या है, ये लोन पे लगते हैं सिक्योरिटी इंटरेस्ट। ये एक लीगल क्लेम है सिक्योरिटी पे। कोलैटरल भी क्या होता है, कोलैटरल का मतलब भी सिक्योरिटी ही होता है। जब ठीक है बोरोवर को प्रोवाइड करता है टू रीपोसेस द कोलैटरल एंड सेल इट इफ़ द अगर लोन वो बैड लोन में बदल गया, एनपीए में बदल गया, तो ये बैंक को अलाउड करती है कि जो उसने कोलैटरल या सिक्योरिटी डिपॉजिट करा सकते हैं वो उसको बेच देगा। जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट होता है वो लेंडर के रिस्क को लोअर करता है और अलोइंग इट टू अ चार्ज लोअर इंटरेस्ट ऑन द लोन। ठीक है, अब सारफेसी एक्ट 2002 में आया था। ये क्यों आया था, ताकि हम एनपीए की प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकें। एनपीए वो पैसा होता है जो कि 90 दिन तक आपने ना दिया हो, ना उसका प्रिंसिपल अमाउंट दिया, ना उसका इंटरेस्ट पे किया, तो वो जो अमाउंट होता है वो एनपीए में कन्वर्ट हो जाता है और उसके हम बैड एसेट्स भी बोलते हैं। इट अलाउज ओनली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स टू टेक द पोजेशन ओवर अ कोलैटरल सिक्योरिटी। दो एक्ट्स होते हैं, एक आईबीसी जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, और एक सारफेसी एक्ट होता है। जो सारफेसी एक्ट होता है उसका फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ सिक्योर्ड क्रेडिटर्स उठा सकते हैं, जबकि जो आईबीसी कोड है उसका फ़ायदा सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स दोनों उठा सकते हैं। ठीक है, थोड़ा देख लेते हैं। ये एक्ट प्रोवाइड करता है कि हम किसी भी एसेट रेगुलेशन कंपनी को रजिस्टर कर सकते हैं और उन्हें रेगुलेट कर सकते हैं और उन्हें अलाउ कर सकते हैं कि आप अपना बिजनेस करो। अब मैंने आपको बताया था, अगर आपने आज का मेरा करंट अफेयर्स देखा होगा 9 जुलाई का विज़न का डेली, तो उसमें मैंने एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बताया कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होता है क्या है। ये एक तरह का इंटरमीडिएट के काम करती है बैंक में और जिसने लोन लिया हुआ है। ठीक है, अब क्या करती है एआरसी, जो बैड लोन्स होते हैं बैंक के वो ख़रीद लेती है। ठीक है, जिससे जो बैलेंस शीट है बैंक की वो क्लियर हो जाती है। ठीक है, और अब उसके बाद अब कस्टमर के पास एआरसी अपना काम सुलझाती है। ठीक है, तो यही है एसेट रिकंस्ट्रक्शन। सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एक्सिस्टिंग लोन्स इनटू द मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। एआरसी क्या करती है, जो लोन एग्जिस्टिंग लोन उसको मार्केटेबल सिक्योरिटी में बदल देती है और सिक्योरिटी रिसिप्ट इशू कर देती है। अब एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट बाय लेंडर्स विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ, हाँ ये हम सारफेसी एक्ट का एनफोर्स कर सकते हैं कोर्ट के बिना इंटरफेरेंस से। जब भी उनको लगता है हम क्या करेंगे, 60 दिन का नोटिस दे देंगे कि हाँ भाई तुम रकम उठा दो, अगर तुमने रकम चुकी नहीं करी तो अपन एनफोर्स कर रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम बोरोवर का कोई भी एसेट अपने हड़प में ले सकते हैं। बैंक मैनेजमेंट, सारी एसेट की मैनेजमेंट बैंक की हो जाएगी। बैंक किसी भी पर्सन को अपॉइंट कर देगा कि उसको मैनेज करने के लिए, और डेप्टर को आज डेप्टर्स ऑफ द बोरर टू पे देयर ड्यूज टू विद रिस्पेक्ट टू एसेट, उनको बोलेगा कि हमारे ड्यूज दे साथ में। ठीक है, सेंट्रल रजिस्ट्री का क्रिएशन करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, सेंट्रल रजिस्ट्री का क्रिएट करेगी फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ री सिक्योरिटाइजेशन एंड द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फाइनेंशियल एसेट। एक मिनट, जो भी एप्लीकेशन होगा रिकवरी सिक्योर्ड डेब्ट्स में वो फाइल किए जा सकते हैं डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल पे। ठीक है, जो कि एस्टेब्लिश हुए हैं अंडर द बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट 1993 में। लेकिन जो सारफेसी एक्ट है वो 3 जगह पे लागू नहीं है। एक तो अगर सिक्योरिटी इंटरेस्ट एग्रीकल्चर लैंड पे हो, या अगर जो अमाउंट ड्यू रह रहा है वो 20% से कम रह रहा है। मैं सपोज़ करो मैंने 1 लाख रुपए उधार लिया लेकिन मैं 80,000 दे चुकी हूँ, अगर मेरे 20% रह रहा है ना तो मेरे ऊपर ये एक्ट नहीं आएगा। और अगर सिक्योरिटी इंटरेस्ट जिसका फाइनेंशियल असेस्ट 1 लाख से कम हो
तो भी ये एक्ट लागू नहीं होगा। आपको भी पता होना चाहिए किस 3 कंडीशन में ही करता। एक बार हम आईबीसी भी देख लेते हैं। आईबीसी क्या था? ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्टसी को 2016 में आया था। ये किसके लिए होता? जो भी रेगुलेशन रूल्स जो इंसॉल्वेंसी क्या होता है? दिवाला निकाल देना कि हाँ अभी अब हम में क्षमता नहीं है, ना आपका प्रिंसिपल अमाउंट दे सकते और ना ही हम ऊपर दे सकते, जो भी मैंने इंटरेस्ट है कुछ नहीं दे सकते। तब ये कोई भी फर्म बोलते समझो वो इंसॉल्वेंट होगी। बैंक्रप्टसी भी यही है। बैंक जब बोलते कि भाई हम नहीं कुछ कर सकते, ना हम अपने ड्यू कर सकते, ना हम अपने बिल्स पे कर सकते, ठीक है, तो इसी को रेगुलेट करने के लिए आईबीसी कोड आया था। ठीक है, जैसे ये एक्ट आया था तो ये जो एक्ट है ना, सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट, रिकवरी ऑफ डेब्ट, ये सब क्या चले, इन सबको रिपील कर दिया था। आईबीसी ने क्या कर दिया था? एक न्यू इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क क्रिएट किया था जिससे हम टाइम बाउंड मैनर में जो इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस है उसको हम डील कर सकते हैं। और लिक्विडेशन मतलब क्या है? जो अब आपके पास पैसे नहीं है तो इसका मतलब आपके पास मनी नहीं है, तो वो आप लिक्विड नहीं हो। लेकिन जब आपके पास पैसे आ जाते हैं तो लिक्विडिटी मतलब होता है कि मनी सप्लाई रहना, ठीक है, तो वो है। अब डिफरेंस क्या आईबीसी और सार्फेसी एक्ट में, तो मैं आपको बता चुकी हूँ। सार्फेसी एक्ट क्या करता है? वो सिर्फ सिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को कवर करता है, जबकि आईबीसी सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दोनों को कवर करती है, ठीक है। तो गाइस आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। अगला मैं न्यूज़ ना ट्रिप्स फ्लेक्सिबिलिटी कल से स्टार्ट करूँगी, ठीक है। अगर आपको ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है, मुझे पता लग रहा है कि आपको लगेगा टॉपिक थोड़ा मुश्किल, तो इसको एक बार दोबारा देख लेना वीडियो, तो आपका ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है गाइस। सो चलते हैं, गुड नाइट, बाय बाय।